हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सभी को राधे राधे। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10th क्लास की जो ये वीडियो है। और 10th क्लास की इस क्लास में आपके लिए विज्ञान पंचामृत सीरीज स्टार्ट की गई है। और विज्ञान पंचामृत सीरीज में होता क्या है कि हर एक वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन से समझाए जाते हैं। इन सभी 5 प्रश्न जो होते हैं वो आपके आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये वाली जो वीडियो है, ये पार्ट आप सेकंड देख रहे हैं, इसके पहले फर्स्ट पार्ट में डाल चुका हूँ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो अवेलेबल है। और आप यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस भी मिलेंगे। और उसके साथ साथ 10th क्लास की साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और अदर वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल वाले भी वीडियोस हैं। और साथ ही साथ ये वाली जो सीरीज चल रही है, जो आपके चैप्टर हैं, सभी चैप्टर्स कवर करवाए जाएंगे। तो इस कारण से आप भी इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से इसको फॉलो करें। हर वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ और इनको बिल्कुल रटवाना नहीं है। हर एक इसका जो तरीका रहेगा वो मैं समझा रहा हूँ आपको, रटवाने का काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। तो आप वीडियो से जुड़ें, क्लास से जुड़ें, चैनल से जुड़ें। और इसके अलावा आपको नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी डिटेल्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपका 1 मिनट लिया और अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्या अपनी क्लास को, आज के पहले क्वेश्चन को। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जो कि H2SO4 की जिंक के साथ क्या रिएक्शन है वो देखेंगे। इसके बाद आपके लिए विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलेगी। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया को समझाया जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाई जाएगी। इसके बाद जल का विद्युत अपघटन समझाया जाएगा। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। सभी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप बिल्कुल बिना संकोच आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अदर बच्चों तक जरूर पहुंचाना है, ताकि सभी का लाभ हो सके। और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा जब और नए स्टूडेंट अपने चैनल से जुड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक की रासायनिक अभिक्रिया का सिद्धांत क्या है। या ऐसा समझ सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन आएगा लिखा वो ये आएगा कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक के साथ कराई जाती है। तो क्या होता है वो, इस अभिक्रिया को हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये जो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको बोलते हैं हम। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, अम्ल की अभिक्रिया आप जिंक से करवा रहे हैं। तो जब भी कभी अम्ल की अभिक्रिया जिंक से या किसी भी धातु से होती है, तो एक बात याद आपको क्लियर कट याद रखनी है कि उसमें कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलती है कि हाइड्रोजन गैस हमेशा विस्थापित होती है या हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे मुख्य सिद्धांत क्या होंगे इस अभिक्रिया के, तो इसमें ये है कि क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है, एक चीज। दूसरा है आपका, सारा सभी आप समझ जाओगे, बस आप अभी सुनते चलें। फिर इसके बाद है सक्रिय धातु, जो कि जिंक है, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। इसके बाद है हाइड्रोजन गैस और लवण बनता है। तो जब भी किसी अम्ल की रिएक्शन होगी, किससे, किसी भी अम्ल से या H2SO4 से, तो याद रखिए धातु का एक लवण बनेगा, साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। इसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे इस अभिक्रिया का जो समीकरण है वो ये है, रासायनिक समीकरण। जिंक की अभिक्रिया आपने H2SO4 से करवाई है, तो Zn प्लस H2SO4, और H2SO4 एक्वस फॉर्म में होगा और जो Zn है आपका वो सॉलिड में रहेगा। तो यहाँ से आपको कौन सी क्या बनता है, तो जिंक सल्फेट बनता है और ZnSO4 बनता है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये तो हो गया इसका समीकरण। अब इसका प्रयोग कैसे होता है और ये कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक फ्लास्क लेंगे और इस फ्लास्क में हमने क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया।
H2SO4 जैसे ही आपने लिया, फिर इसमें दानेदार जिंक भी डाल दिए और शंक्वाकार आपका फ्लास्क रहेगा और ऊपर से इसको आपको ढक देना है, मतलब वहाँ पे और कुछ गैस वगैरह ना आ जाए, किसी भी प्रकार की अशुद्धि। फिर क्या होता है, जैसे ही ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से मैंने कहा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलनी चाहिए, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और इसको चेक करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस इस पाइप में से जाएगी और यहाँ एक हम बीकर लेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, साबुन का पानी रख लेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस साबुन के पानी में जाएगी तो यहाँ से हमें बुलबुले निकलते हुए नजर आएंगे और जैसे ही बुलबुले निकलेंगे तो इस बुलबुले को ही हाइड्रोजन गैस कहते हैं। अब ये हम कैसे पता लगाएं कि ये हाइड्रोजन ही गैस है, तो इसके लिए एक टेस्ट बनाया गया है हाइड्रोजन परीक्षण का, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट में होता क्या है कि जहाँ से ये बुलबुले निकल रहे हैं, जहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वहाँ हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो आपको पॉप पॉप की आवाज़ देखने को मिलती है। ये आप सब देख सकते हैं, पॉप ध्वनि के साथ विस्फोट होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो गैस से भरे बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर पॉप की आवाज़ के साथ जलती है और यह गैस ही ज्वलनशीलता दर्शाता है और ये हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इससे दो क्वेश्चन तो सीधे सीधे दिख रहे हैं और मैं तो कहता हूँ 3 दिख रहे हैं। एक तो क्या, एक डायरेक्टली रिएक्शन पूछ सकते हैं, दूसरा केवल समीकरण लिखने आपको आ सकता है, तीसरा केवल ये पूछा जा सकता है कि पॉप टेस्ट क्या है, ये कैसे होता है, कौन सी गैस की पहचान के लिए पॉप टेस्ट किया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस आपने समझ लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और होपफुली पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का समझ आ गया होगा और फर्स्ट पार्ट आप वीडियो का ज़रूर देखें, फिर आप सेकेंड पार्ट को देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, वो बहुत आवश्यक है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। आने वाले समय में बहुत सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, अभी तो केवल शुरुआत है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा नीचे लिखा है, ऊपर नहीं वहाँ पे सेट हो पाया। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग क्या होता है, बदल क्यों जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो पहला डायग्राम है हमारे पास, इसमें क्या है, ये डायग्राम ए है और इसमें आपके पास क्या है, ये हमारे पास रखा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन जो कि नीले कलर का होता है। अब हमने क्या किया, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोगों ने लोहे को, मतलब कि एक लोहे की कील डाल दी। जैसे ही लोहे की कील डाली, कुछ समय बाद आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये जो नीला कलर था एकदम से गायब हो जाएगा और हमारे लिए ये जो कलर है वो हरे कलर का हो जाएगा। अब ये जो हरे कलर का हो जाएगा, तो ये हरा क्यों हो गया, तो ये हरा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए एक विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलती है और विस्थापन अभिक्रिया में जस्ट पहले की वीडियो में पढ़ा है कि होता क्या है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आयरन है, आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से आयरन कॉपर के साथ मिल गया, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बना जो कि हरे कलर का होता है और कॉपर को उससे बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, एक विस्थापन रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है, एक विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलती है। आपके लिए ये समीकरण लिखना आना चाहिए और इस तरीके से ये इसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो का। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं इसे, और एक इसका उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में देखने को मिला। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाती है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम से ही समझें, ये मुझे ज़्यादा अच्छा बेस्ट तरीका लगता है डायग्राम से समझाना। तो जैसे कि हमारे पास विलयन ए है और विलयन बी है, इन दोनों को जब भी हमने मिलाया, किसको मिलाया है, 2 प्रकार के विलयन को मिलाया है, विलयन ए को और विलयन बी को, और हमारे पास जो तीसरी चीज बनेगी, मतलब कि अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद बनेगा, तो थर्ड जो बनेगा परिणामी विलयन जो बनेगा, इसमें हमारे लिए अवक्षेप के रूप में एक कोई ठोस पदार्थ देखने को मिलता है, उसे ही हम अवक्षेप कहते हैं और इस प्रकार की अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आप पढ़िए इसकी परिभाषा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 घुलनशील लवणों के
जलीय विलयन आपस में मिलकर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनाते हैं जिसे अवक्षेप कहते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट से करवाते हैं तो आपके लिए बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है, साथ में NaCl जो कि नमक है, इसका सोडियम क्लोराइड का विलयन आपको देखने को मिलता है। 3 क्वेश्चन होपफुली आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं इनको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट्स का मैंने बता ही दिया, अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए बिल्कुल आप कांटेक्ट कीजिए, नीचे मैंने नंबर्स दिए हुए हैं वहाँ पे। तो आपको बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग नोट्स मेरे द्वारा दिए जाएंगे, जहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है पेपर में, ये मैं गारंटी ले सकता। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप मेरे फेसबुक पेज IP एकेडमी और फिर इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी आपको फ्री नोट्स अवेलेबल मैं ज़रूर करवाऊँगा आने वाले समय में। टाइम जैसे ही आएगा आपके एग्ज़ाम वगैरह का तो आपको नोट्स फ्री भी मिलेंगे, तो बढ़िया से आप पढ़ाई करें अपनी। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो प्रश्न है हमारा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के एक एक रासायनिक उदाहरण देकर हमको समझाइए। तो आइए हम समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो देखिए भाई, जब भी कोई अभिक्रिया होती है और उसमें उपचयन और अपचयन दोनों चीजें साथ साथ देखने को मिलें तो ऐसी अभिक्रियाओं को भाई साहब हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया देखो क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है और उसी अभिक्रिया में दूसरे अभिकारक का अपचयन देखने को मिलता है, दोनों साथ साथ होते हैं, यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब उपचयन क्या है भाई साहब। तो उपचयन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण का जुड़ना, अगर कोई अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती हुई नजर आती है कहीं पे, तो उसको हम बोलते हैं यह उपचयन हो गया, मतलब इस चीज का ऑक्सीडेशन हो गया। किसी के पास ऑक्सीजन नहीं थी, वहां पे ऑक्सीजन जाके चिपक गई या लग गई, उस यौगिक उसने एक यौगिक बना दिया, तो उसे हम बोलते हैं कि ये उपचयन हो गया। और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, उसी अभिक्रिया में भाई हाइड्रोजन बाहर भी निकल रही है कहीं, तो वो भी उपचयन ही कहलाता है। अपचयन या इसे बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों ही चीजें हैं। तो ऑक्सीजन का यहाँ जुड़ना था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर कहीं कम होती हुई दिखती है और हाइड्रोजन जुड़ती हुई दिखती है तो उसको हम बोलते हैं कि अपचयन हो गया। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन से करवाई है। तो यहाँ जो उत्पाद बना हमारा, तो कॉपर प्लस H2O बना, मतलब हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके भाग गया और कॉपर अकेला रह गया, और यहाँ पे क्या हो गया भैया कि H2O बन गया और जल का निर्माण हुआ। अब इस अभिक्रिया में ध्यान देने वाली कौन सी बात है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, मतलब CuO था, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ तो कुछ था नहीं। तो यहाँ कॉपर के साथ कॉपर से ऑक्सीजन कम हो गई, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, ऑक्सीजन जैसे ही कम हुई तो ये अपचयन या रिडक्शन देखने को मिला। और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन थी नहीं, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई और ये H2O बनाता है, तो इस प्रकार से हमको अपचयन देखने को मिला। इसको यहाँ उपचयन देखने को मिला या ऑक्सीडेशन देखने को मिला, ऑक्सीकरण देखने को मिला। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होती हैं। और बिल्कुल ये भी आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान सी ये अभिक्रिया है और बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, तो बहुत ही अच्छे से इसको तैयार आप करें। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और आइए इसे भी समझते हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ इसके लिए एक टाइम निश्चित मैंने कर दिया है, और टाइम कौन सा रखा है आपके लिए, 10th क्लास की जो वीडियो है वो 10th क्लास की वीडियो जो आएगी, जब भी मैं अपलोड करूँगा, जब भी क्या मतलब हफ्ते में कम से कम 5 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। संडे ऑफ हो सकता है और कोशिश करूँगा कि संडे को भी मैं डालूँ वीडियो,
तो जब भी वीडियो आएगी, मतलब वैसे तो डेली बेसिस पे आनी है, तो जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ आपका टाइम रहेगा शाम को 8 बजे डेली लाइव बिल्कुल मिलेगी आपको। तो आप 8 बजे आके लाइव भी पढ़ सकते हैं और अपना बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप 8 बजे नहीं भी आ पाते हैं तो उसी टाइम आप 8 से 9, 10, 11 जब भी देखना है तब देख लो और बढ़िया से आप अपनी तैयारी कर लो। लेकिन आप कोशिश ये करो, ये बिल्कुल भी नहीं सोचो कि अभी तो सिर्फ एक ही वीडियो हुआ है, 2 ही वीडियो हुए, अभी जून चल रहा है। अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो आगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और सिर्फ 15 से 20 मिनट की ही वीडियो होनी है, 15 से ज़्यादा होना ही नहीं है, या फिर 20 से ज़्यादा, 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो कभी नहीं रहेगी। तो इतना टाइम आप अभी से निकाल सकते हो और पढ़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो अब है कि जल के विद्युत अपघटन की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बताइए कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी गैस से दुगनी क्यों होती है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने खुद ही बनाया गया क्वेश्चन है। ये पेपर में नहीं दिया, सॉरी, ये बुक में नहीं मिलता है क्वेश्चन। बुक में कौन सा मिलता है, जल की विद्युत अपघटन की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, बस इतना। लेकिन ये वाली जो एक्स्ट्रा लाइन मैंने जोड़ी है कि एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो गैस होती है वो दूसरी इलेक्ट्रोड से ज़्यादा क्यों होती है, ये बताइए। ये आप जब पढ़ लो, किसी अच्छे बच्चे से पूछना हो यार, वो भी शायद से ना बता पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसके विद्युत अपघटन की विधि को जान लेना है। तो हमको एक बीकर लेना है, इसमें हमको क्या करना है, वाटर भर देना है। और वाटर कौन सा, एसिडिक वाटर होना चाहिए, जो एसिड वाला पानी होना चाहिए, ठीक है ना। तो मग में जल भरकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं हम लोग, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और बैटरी को जोड़ देते हैं। परख नलियों को पानी से भरकर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा रख देते हैं, इस प्रकार से। तभी तो हमें पता चलेगा कि गैस कहाँ पे कौन सी चीज़ इकट्ठी हो रही है। फिर इसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, बैटरी यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं कुछ समय बाद हमको देखने को मिलता है कि जो एक परख नली है कैथोड वाली, इसमें क्या होगा, इसमें आप चेक कर सकते हो, ये कैथोड वाली जो रहेगी परख नली, इसमें आप चेक करो, इसमें जो लिक्विड है वो थोड़ा सा लेवल अप है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जो यहाँ पे डाउन है। मतलब एक जो कैथोड वाला हिस्सा है, जो हाइड्रोजन वाला हिस्सा है, उसमें अधिक गैस आई हुई है और यहाँ पे कम गैस आई हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ, आइए इसे ही हम समझते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन की मात्रा दूसरी से दुगनी होती है, क्योंकि जल के अणु H2O में हाइड्रोजन के परमाणु 2 होते हैं और ऑक्सीजन का परमाणु 1 होता है। इस कारण से ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो यह है जल का विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आती है, और हाइड्रोजन गैस अधिक आती है, मतलब ऑक्सीजन से दुगनी आती है। क्यों आती है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है H2O में, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इनका जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। और यही चीज़ हमने कब पढ़ी थी, जो आपने स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था 9th क्लास में, कि जब भी कोई यौगिक का निर्माण होता है तो क्या होता है, एक स्थिर अनुपात में मिलते हैं उसके अवयवी जो कण होते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी लागू हुई और इससे भी हमें वो बात पता चली। चलिए, तो ये आज का वीडियो हुआ आपका ख़त्म। और 5 क्वेश्चन ये आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब, ये आपका काम है। अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छी पढ़ाई मुझे करवाना है, बस आप सब्सक्राइब बढ़वाते जाएं मेरे साथ ही, और आप भी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। ओके, राधे राधे।